रेमडेप एकेडमी के स्कॉलर्स, बैच 1 एंड बैच 2 के स्कॉलर्स, आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। डे 2 जबरदस्त कल का रिस्पांस रहा, 4.5 घंटे तक कल का सेशन चलता रहा। तो आज देखिए क्या होता है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपके सामने पेश करूंगा। होपफुली उम्मीद है कि आप लोग तैयार हैं, ना सिर्फ अच्छे स्पीड इंटरनेट स्पीड कलम के साथ और पेपर के साथ भी, क्योंकि कुछ दोस्तों की कल शिकायत थी कि वो नोट सही तरह ले नहीं सके। तो दोस्तों अच्छे पेन रखें अपने साथ तेज लिखने के लिए, ओके, और चुस्त होके बैठें और हर चीज को नोट करें। हर चीज पे अगर आपके पास कोई सवाल हो तो नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह हर सेशन के बाद एक जगह वक्फा लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। पहला जो स्लाइड में पहले आपको कल का थोड़ा सा एक समरी, एक रिविजन। कल हमने डिस्कस किया कि रेमडेप क्या है, रेमडेप एकेडमी क्या है, रेमडेप एकेडमी का मिशन क्या है, हम क्यों ये सब कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है। मैंने कुछ टारगेट्स रखे, कुछ नंबर्स रखे, कुछ 3 करोड़ 5 करोड़। कुछ लोग कुछ दोस्त हमारे एक्साइटेड हो गए और कुछ दोस्त हमारे घबरा गए। उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े नंबर्स कैसे। तो दोस्तों जैसे अभी लियाकत भाई ने कहा कि आज की दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, उसने भी जब 25-26 साल पहले सफर शुरू किया था तो उसने अपने घर के गराज से शुरू किया था। किताबों का काम करता था, बुक्स की ऑनलाइन बुक्स थी उसकी, और अपने गराज से शुरू किया था। तो वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर। पहला स्टेप तो लीजिए। मैंने तो आपके सामने कुछ असूल रखे, कुछ प्रिंसिपल्स रखे। जरूरी नहीं है कि आप वो पूरे उस तक जाएं। कुछ मैंने कहा आपको कि वेल्थ क्रिएशन ऐसी हो कि अपने लाइफ टाइम में भी और आगे आने वाली नस्लों को भी उसका फायदा हो। कुछ दोस्तों को इस रास्ते के क्यों आने वाली नस्लों के लिए पैसे छोड़ के जाए, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है। पर वो चॉइस होनी तो चाहिए ना। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई वसीयत के लिए कुछ पैसे नहीं है, अपनी आगे नस्लों के लिए छोड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके पास मर्जी है। आप इसी दुनिया में सदका खैरात कर दें, इसी दुनिया में अपना एक सदका जारी बना दें, या आगे अपनी नस्लों को छोड़ के जाएं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो सिर्फ आपको सामने नंबर्स रख रहा हूं कि व्हाट इज पॉसिबल। अपना दिमाग खोलिए, ओपन योर माइंड अप कि क्या पॉसिबिलिटीज है। ये जो समंदर है रियल एस्टेट की दुनिया, इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। फिर मैंने आपको कल कोर्स के कंटेंट बताया कि हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे और इससे किसको फायदा होगा। जैसे लियाकत भाई ने फरमाया कि हर शख्स रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, हर शख्स कहीं रह रहा है, कोई घर है उसका, वो किराए पे रह रहा हो या अपने जाती घर में रह रहा हो, वो आज घर खरीदेगा, कल खरीदेगा, आगे वाले दिनों में खरीदेगा, बेचेगा। आपको रियल एस्टेट से हमेशा कनेक्शन रहेगा आपका, चाहे आप इसको बिजनेस समझ के करो या चाहे आप इसको अपनी जरूरत समझ के करो। तो इसके लिए नॉलेज जरूरी है। तो हर शख्स इससे फायदा उठा सकता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बताया आपको कि ग्लोबली सारी दुनिया में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। और मैंने आपको फिर पाकिस्तान के कुछ स्टैटिस्टिक्स बताया कि पाकिस्तान में क्यों ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे पाकिस्तान में इसमें कितना काम हो रहा है और कितनी जरूरत है हमें नए रियल एस्टेट हाउसिंग की, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। और फिर मैंने आपको कुछ चीजें बताई, कुछ फैक्टर्स बताए कि किस तरह वैल्यूएशन रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टी की किस तरह कीमत जोड़ी जाए, किस तरह से उसकी वैल्यूएशन की जाए, कैसे उनको नापा जाए पैसों के उसमें कि क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है। तो आज हम यहां से ही आगाज करेंगे दोस्तों। कल का तो ये समरी थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि कल जितने लोग थे मेरे ख्याल से उतने ही आज भी है, पर हो सकता है 2-4 ज्यादा भी आ गए होंगे। और बहुत बहुत वेलकम सबका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अगेन। आमतौर पे इस तरह की कोशिश होता ही है कि पहले दिन सब लोग आते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे में भी 10-20% ड्रॉप आउट हो जाता है। और इस तरह से 4 दिन का ये कोर्स है तो हल्के हल्के करके लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं और आखिर में सिर्फ वो लोग रह जाते हैं जो बिल्कुल पैशनेट होते हैं, बिल्कुल कमिटेड होते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 350 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज फैंटास्टिक। आप सबको
मैं दाद देता हूं, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर टेकिंग दिस एफर्ट कि यू आर हियर टू लर्न एंड दैट इज अमेजिंग। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपके साथ कुछ ट्रेंड्स शेयर करना चाहूंगा, कुछ सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। सोसाइटी में माशी और सोशल ट्रेंड्स होते हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स और सोशल ट्रेंड्स, उससे कैसे रियल एस्टेट पे फर्क पड़ता है, कैसे रियल एस्टेट का उस पर असर पड़ता है। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा कि पहले तो जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, जिस तरह से रुझान है, जिस तरह से रुझान है, जो ट्रेंड्स जिस तरफ जा रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन जैसे मैंने कल बताया था आपको 3% से ग्रो हो रही है, 22 करोड़ लोग हैं, 3% ग्रोथ है। और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ऑब्वियसली हमारे पास रियल एस्टेट की शॉर्टेज है, प्रॉपर्टी हाउसिंग की शॉर्टेज है। तो पॉपुलेशन के ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। एनालाइज करेंगे सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फिर आप देखिए कि मेरे शहर में या जिस शहर में मैं काम करना चाह रहा हूं, जिस लोकेशन में मैं काम करना चाह रहा हूं, मैं जिस रीजन में काम करना चाह रहा हूं, उधर क्या ट्रेंड। तो आप देखिए क्या मेरा शहर की आबादी किस हिसाब से बढ़ रही है, और ये सारी स्टेटिस्टिक्स, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें सिर्फ रिसर्च करने की जरूरत है, हमें सिर्फ देखना है कि भाई किस एरिया में, अगर जैसे मैं किसी शहर को भी देखता हूं तो शहर के अंदर भी मोहल्ले हैं, मैं देखता हूं कि लोगों का रुझान उस तरफ है नहीं है, लोग वहां पे आना चाह रहे हैं नहीं आना चाह रहे, वहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है। तो इस तरह से आपको ट्रेंड्स देखना है, पूरे नेशन वाइड देखना है, और फिर लोकलाइज करके अपने सिटी में देखना है, अपने एरिया में देखना है, अपने मोहल्ले में देखना है। तो जहां पे भी आप रियल एस्टेट में काम करना चाह रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन इज अ बिग फैक्टर, उसका क्या ट्रेंड है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको गवर्नमेंट पॉलिसी समझना जरूरी है कि हुकूमत क्या कर रही है रियल एस्टेट के हवाले से, हुकूमत क्या क्या पॉलिसी चेंजेस लेकर आ रही है, क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, क्या क्या कंसेशंस दे रही है, क्या क्या निजाम हुकूमत का है रियल एस्टेट के हवाले से। खुशखबरी तो ये है कि पिछले साल इस हुकूमत ने रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री तस्लीम किया। अब तक यानी 2020 तक, पिछले साल तक ये इंडस्ट्री नहीं मानी जाती थी पाकिस्तान में, इसको रियल एस्टेट सेक्टर माना जाता था, एक काम है जी रियल एस्टेट कोई। मगर इस गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर ये सोचा कि दिस इज एक्चुअली एन इंडस्ट्री। पहली दफा किसी को ख्याल आया कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को ये रिकॉग्नाइज करे, इसको एक इंडस्ट्री बनाए, वो इंडस्ट्री के कानून, इंडस्ट्री के पॉलिसी, ये सारी चीजें तैयार हो रही हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरफ पॉलिसी जा रही है हुकूमत की, जो जो हुकूमत आएगी उसकी क्या पॉलिसी है। इकोनॉमी, हमारी माशियत, जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके क्या ट्रेंड्स है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि जब हालात अच्छे नहीं होते, जैसे आजकल पिछले 18 महीने से कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस मुश्किल में हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान हुआ है। तो इकोनॉमी स्लो हुई है सारी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी हुई है, जारी बात है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है। देखा ये गया है कि जो बिजनेस वाले थे, बिजनेस लोग थे, वो अगर पहले उनके पास सरमाया था तो वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, उनके पैसे से वो अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपनी बिजनेस में करना चाह रहे थे, क्योंकि बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। पर क्योंकि बिजनेस थोड़ा रुक गया था, स्लो हो गया था, तो वही लोग अभी इस वजह से कि बिजनेस नहीं हो रहा तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो रियल एस्टेट का एक्चुअली काम बढ़ता है। अब आप अगर पहली दफा ये बात सुन रहे हो तो आपको ताज्जुब होगा, मगर हकीकत ये है कि जब इकोनॉमी स्लो होती है, बिजनेसेस स्लो होते हैं, तो बिजनेसमैन के पास जो सरमाया होता है वो रियल एस्टेट में लगाते हैं, क्योंकि कहीं तो लगाना है ना उसने वो पैसा, कहीं तो उसने वो पैसा डालना है। तो वो इकोनॉमी जब के हालात अच्छे नहीं होते तो रियल एस्टेट में लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि कहीं तो लगाना है। लोग कुछ लोग सोना खरीदते हैं, ये सोना भी एक इन्वेस्टमेंट है, मगर बहुत सारे लोग रियल एस्टेट को समझते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज इकोनॉमी स्लो है, आज मार्केट कम है, तो आज मैं अगर खरीदूंगा तो जब भी ये बढ़ेगी, साल 2 साल के बाद 3 साल का, जब भी दोबारा हालात ठीक होंगे तो रियल एस्टेट की जरूरत पड़ेगी, रियल एस्टेट बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट लोग अक्सर देखा गया है कि जब इकोनॉमिक हालात डाउन होते हैं तो रियल एस्टेट में करते हैं। हमें देखना है कि क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, रिसोर्सेज, वसाइल। तो सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स में
आप देखेंगे कि वसाइल हमारे पास क्या है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके क्या रिसोर्सेज हैं, उधर क्या ट्रेंड चल रहा है। क्या ये सीमेंट की, स्टील की, ये जो तामीराती चीजें जो इस्तेमाल होती हैं रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, क्या इनकी रिसोर्सेज में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या ये दुनिया में ज्यादा है, कम है, इनकी कीमत किधर जा रही है, क्या शॉर्टेज है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ह्यूमन लेबर का फैक्टर है, इंजीनियर्स का फैक्टर है, क्रेन्स का फैक्टर है, तो बहुत सारी चीजें, इक्विपमेंट वगैरह सब देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज किधर जा रहा है। तो अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपको इन चीजों में नजर रखनी होगी। मैं नहीं कह रहा कि आप इसमें पीएचडी करिए, इसमें आप सारा रिसर्च कर करिए, मगर आपको मालूम होना चाहिए। आपको, मैं क्या चाह रहा हूं कि आप में अवेयरनेस आए, आप में मालूमात आए, आपका जहन खुले कि ये सारी चीजें भी मुझे देखनी पड़ेगी, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। जरूरी है कि मैं इसको समझता हूँ टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। अब हो सकता है कि आप बोलो कि टेक्नोलॉजी से रियल एस्टेट क्या ताल्लुक, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी आज हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में हर चीज में ताल्लुक है। आजकल जो घर की तामीर हो रही है, घर के अंदर टेक्नोलॉजी बन रही है। स्मार्ट फोन्स का तो पता है ना आपको, अभी स्मार्ट होम्स भी हो गए हैं, यानी स्मार्ट घर, वो टेक्नोलॉजी जो घर के अंदर होती है, घर बनाने में और घर बनने के बाद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो वो क्या ट्रेंड है वो दे समझना है आपको। इन चीजों पे आपने नजर रखनी है, इन पे आपको मास्टरी नहीं करनी, इनमें आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको नजर रखनी है। दोस्तों अब हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई हर चीज में प्राइस डिटरमिन करती है, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू डिटरमिन करती है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कीमत बढ़ेगी। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो कीमत या तो रुक जाएगी या नीचे गिरेगी। तो डिमांड एंड सप्लाई हर चीज की बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी सब्जी तरकारी हो, चाहे आपका कपड़ा हो, चाहे खाने पीने की, चाहे कुछ भी चीज लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी। ये तो बुनियादी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स 101, बेसिक इकोनॉमिक्स। मेरे ख्याल से बच्चा इसको समझता है कि जी जब किसी चीज की किल्लत होती है, शॉर्टेज होती है, तो वो चीज की कीमत बढ़ती है, वो चाहे मसनूवी हो या नेचुरल हो या नॉर्मल हो, मगर ये एक प्रिंसिपल है डिमांड सप्लाई का। तो अब देखते हैं रियल एस्टेट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे असरअंदाज करता है, कैसे इसको असर करता है। सबसे पहले दोस्तों रियल एस्टेट ताल्लुक जमीन से। अगर जमीन ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड, अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन की किल्लत है, बहुत सारी हमारी जमीन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। अब हल्के हल्के लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू डेवलपमेंट लैंड, या तो रेजिडेंशियल या कमर्शियल। तो ऑब्वियसली उससे एक नुकसान ये होगा कि हमारी जो पैदावार है, जो काश्तकारी है, उस पर फर्क पड़ेगा, और दूसरा ऑफ कोर्स ये कि लैंड क्योंकि शॉर्टेज है तो लैंड की प्राइस बढ़ती है। अगर आप इस एक एरिया में हैं जहां पे आपको पता है कि इस एरिया में लैंड की शॉर्टेज है, किल्लत है, डिमांड ज्यादा है इस एरिया में, तो आपको पता है कि इसकी प्राइस आगे जाके बढ़नी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी, अगर आप जिस चीज को देख रहे हो, अगर आप जिस जगह को देख रहे हो उसको देखते हो कि इसमें एक लिमिट्स है, एक हद बनी हुई है, लोग यहाँ पे इसको ज्यादा नहीं फैला सकेंगे, ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे, तो लैंड की शॉर्टेज होगी, तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड को जरूर देखिए। फिर देखिए कैपिटल फंड्स। आजकल इकोनॉमी में क्या पैसा मौजूद है, क्या लोगों के पास पैसा है कि वो खरीदें। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि पिछले साल हुकूमत ने अलाउ किया, इजाजत दी उन लोगों के पास जिनके पास ये जो अनडिक्लेयर्ड पैसा था, जिसको मैं इनफॉर्मल इकोनॉमी कहता हूँ, जो टैक्स का पैसा, टैक्स बचा के पैसा था, जो ब्लैक इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं। तो लोग, तो हुकूमत ने उनको इजाजत दी कि जी अगर अपना पैसा आप रियल एस्टेट में डाल के इसको डिक्लेयर कर देंगे तो हम आपसे पूछेंगे नहीं ये पैसा कहाँ से आया है, मगर अब से क्योंकि पैसा डिक्लेयर हो गया तो अब से आगे जाके आपको इस पर टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो ये सहूलत से हुआ ये कि बहुत सारा पैसा रियल एस्टेट में आया, ओके, बहुत सारी ग्रोथ हुई, एक्साइटमेंट हुई रियल एस्टेट में। ये आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कैपिटल फंडिंग की क्या वो है। तो अब आप अगर ये दोनों चीजें देखिए कि लैंड भी शॉर्टेज है और एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाने में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, ओके, तो इसका क्या मतलब है।
कि सप्लाई इतनी तेजी से नहीं आएगी, ओके, तो इसका डिमांड ज्यादा है। एनओसी और अप्रूवल में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कल जब में बड़ा डिस्कस किया हम लोग ने कि एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अप्रूवल क्या होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ये बड़ा टाइम लेती है एनओसी द्वारा, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा इसमें काम करना पड़ता है, कभी एक बार सालों सालों लग जाते हैं, ओके। और इसलिए क्या होता है कि सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। अब मैं आपको सिर्फ ग्वादर की मिसाल देता हूँ कि हम लोग ग्वादर में काम कर रहे हैं पैराडाइम के साथ, माशाल्लाह। ग्वादर में सिर्फ 30 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनओसी मिली, जिनके एनओसी अप्रूव है, 30, सिर्फ 30 में से 24 ऐसे हैं जो ऑलरेडी सोसाइटियां ऑलरेडी सेल आउट है, सिर्फ 6 बची हुई जिनके पास एनओसी है और वो भी मार्केट में बेच रहे हैं, उन्हें 3 पैराडाइम के पास है और किसी और के पास एनओसी नहीं है। हो सकता है अगले 2, 3, 4, 5 साल में किसी और को एनओसी नहीं मिलेगा, तो शॉर्टेज है। शॉर्टेज का क्या मतलब हो गया, कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस यकीनन बढ़नी है। कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है। अगर आज किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, आज लोग कहते हैं जी हमें इस जगह पे चीज चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, जमीन चाहिए, घर चाहिए, उसमें टाइम लगेगा। टाइम का मतलब क्या, सप्लाई स्लो हो जाएगी, सप्लाई डिले होगी, तो डिमांड बढ़ेगी। तो जो चीज ऑलरेडी तैयार है, जिसको ऑलरेडी एनओसी मिला हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, उसकी कीमत ज्यादा बढ़ेगी। ये इस तरह से नहीं है कि मैंने जाके बोला यार कि चलो आज मैं एक मशीन लगा दूं और मैं जो कपड़ा है वो तेजी से बनाना शुरू कर दूं, ओके, कपड़े की डिमांड बन गई तो मैं बहुत जल्दी से 3 महीने 6 महीने में एक फैक्ट्री लगा दूं कपड़े की, या 1 साल में एक फैक्ट्री लगा दूं। या तो 3-3, 4-4, 5-5 साल लगते हैं एक प्रोजेक्ट को, ओके। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन टाइम लंबा है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप आता है, जो फर्क आता है, वो उसमें प्राइस बढ़ती है। दोस्तों मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, ये फैक्टर्स हैं जो प्राइस बढ़ाते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि रियल एस्टेट की प्राइस कभी भी इस तरह से नहीं बढ़ती। ये आपको लाइन नजर आ रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन, कभी भी ऐसे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि किसी भी चीज की प्राइस तरह से नहीं बढ़ती, चाहे वो शेयर मार्केट हो जाए या कोई भी चीज हो जाए। ओवर नीचे देखिए आप, एक टाइम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम है और वर्टिकल एक्सिस में पैसा है। तो ये एक लाइन जा रही है, ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, कोई चीज की प्राइस इस तरह से नहीं बढ़ती, ओके। तो रियल एस्टेट की भी इस तरह से नहीं बढ़ेगी। आप मत सोचिए कि अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है या आप करने वाले हो तो हमेशा हर रोज, हर महीने, हर साल ऐसी स्ट्रेट ऊपर बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। हकीकत ये है कि अब आप कुछ लाइनें देख रहे हैं, कुछ कर्व भी लाइनें देख रहे हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, मगर उस ऊपर की तरफ में कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी रुक जा रहा है, कभी स्लो हो जा रहा है, कभी तेज से बढ़ रहा है। तो मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रियल एस्टेट में आपको टाइम बहुत जरूरी है। आप मत समझिए कि मैंने आज खरीदा और कल प्राइस बढ़ जाएगी, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में ये लाजमी है कि बढ़ता है। अगर बीच में कभी नीचे भी आता है, कोई रुकावट आती है, कोई स्लो हो जाता है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, जब ये नीचे ऊपर हो रहा हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है खरीदने और बेचने की, ओके। ये भी ख्याल रखिएगा कि अगर मार्केट नीचे आ रही हो तो वो भी अपॉर्चुनिटी है, ओके। मत घबराइएगा नहीं कि वो तो प्राइस गिर रही है, एक्सीलेंट, मैं तो कहता हूँ फैंटास्टिक, वो तो टाइम है खरीदने का, ओके। तो दोस्तों ये ग्राफ था आपके सामने। अब मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूं मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ किस्म के रियल एस्टेट की जब बात करते हैं, किस चीजों की बात करें, क्या चीज की बात करें। पहले तो हम देखते हैं रेजिडेंशियल, यानी जो हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो रिहायशी जो प्रॉपर्टी है, जो रियल एस्टेट है, तो उसमें घर आ जाते हैं, चाहे वो घर एक फैमिली का हो या मल्टी फैमिली का हो, ज्वाइंट फैमिलीज का हो। तो हाउसेज, विलास, बंगलो, मुख्तलिफ किस्म के घर होते हैं। तो वो एक सेक्टर है हाउसेज का। एक सेक्टर है जी अपार्टमेंट्स, जिसको फ्लैट्स भी कहा जाता है, बड़ी बिल्डिंग होती है, मुख्तलिफ उसमें फ्लोर्स होते हैं और अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स होते हैं उसमें, वो भी रेजिडेंशियल, उसको भी रेजिडेंशियल कहा जाता है। ये दोनों रेजिडेंशियल में आते हैं। अब हम देखते हैं कमर्शियल में। कमर्शियल यानी तिजारती, क्या क्या चीजें तिजारती में आती हैं, दुकानें, ऑफ कोर्स दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जो रिटेल सेक्टर्स हैं, होलसेल रिटेल के, दफ्तर, ऑफिसेज, ये कमर्शियल में आते हैं। बड़ी बाज एरियाज में
ये दुकानों की और ऑफिस की बड़ी शॉर्टेज होती है, और वहां पे अगर आपको कोई चीज मिलती है तो उसमें किराया ज्यादा मिलता है, वो आप आगे उसकी पगड़ी भी बनती है, ज्यादा पैसे में बेच भी सकते हो, प्रीमियम बनती है। और एक सेक्टर आता है कमर्शियल में, एंटरटेनमेंट, यानी जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, सिनेमा हो गए, कोई प्ले एरिया हो गया, बच्चों की खेलने की जगह हो गई, इस तरह की चीजें। तो एंटरटेनमेंट की जो जगहें होती हैं वो भी रियल एस्टेट में है। ये तो था कमर्शियल। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल, यानी वो चीजें जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं। ऑब्वियसली आपको फैक्ट्रीज हैं आ गई, यहाँ पे वेयर हाउसेज आ गए, गोदाम वगैरह ये हो गए। ये भी बड़ा जबरदस्त सेक्टर है इसके अंदर भी बड़ा काम हो सकता है अगर इसमें कहीं शॉर्टेज है। अब जैसे ग्वादर बन रहा है, ग्वादर में जो इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना जो पोर्ट लग रहा है, इतनी जो फैक्ट्रियां बन रही हैं, ये बहुत जबरदस्त एक फ्री जोन बन रहा है ग्वादर में। ये इसका मतलब कि वहां पे टैक्सेस नहीं होंगे, कोई भी आके वहां पे काम करेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, बिजनेस लगाएगा, उसको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पे जो फैक्ट्रीज और गोदाम है उनकी जारी बात है कीमत ज्यादा होगी, उससे वैल्यू ज्यादा बनेगी। तो ये चीजें आपको समझना है। आपको देखना है कि एक प्लॉट, सिर्फ अगर हम जमीन की बात करते हैं तो उसमें हम रेजिडेंशियल जमीन है जो रिहायशी है, कमर्शियल जमीन होती है जहाँ पे और दफ्तर, शॉप्स, फैक्ट्रियां, इस तरह की चीजें बनती है, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री, वेयर हाउसेज, एग्रीकल्चर, ये भी जमीन में आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे लैंड है तो उसमें ये 4 एरियाज आते हैं। ये भी, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ रियल एस्टेट, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट्स। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, जब ज्यादातर लोगों को शायद पता नहीं होगा इसका, मगर हुकूमत के पास या आपका जो एरिया का जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो भी आपकी हुकूमत, जो गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं, इनके पास जमीन होती है सोशल पर्पसेस के लिए। देखिए, कल भी एक दोस्त ने सवाल पूछा था स्कूल के बारे में, शायद आपने गौर किया होगा। वो ये कह रहे थे कि स्कूल के लिए मैं जगह औकाफ से ले सकता हूँ। तो इस तरह से गवर्नमेंट लैंड या जो सोशल, जो गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं, जो इदारे हैं, उस सोशल पर्पस यानी फलाह बहबूद के लिए, सोशल वर्क के लिए आपको जमीन देती हैं। वो ऑब्वियसली वहाँ पे रिलीजियस पर्पस, मस्जिद, मदरसा, इस तरह की चीजें, एजुकेशन पर्पस के लिए, हेल्थ केयर, अस्पताल वगैरह के लिए जगह मिलती है। और ऑब्वियसली जैसे पार्क्स वगैरह हुए, इन चीजों के लिए भी इन ऐसी जगह पे जगह मिलती है। तो ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे अगर आप चाहो तो काम कर सकते हो। मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में आए ये बात कि ये भी एक चीज है, ये भी एक सेक्टर है, यहाँ पे भी ये भी एक रियल एस्टेट का एक हिस्सा है। ओके, अब दोस्तों देखते हैं कि जो रियल एस्टेट है, इसकी जो मेजरमेंट, इसका जो निजाम हिसाब का है, जो नापने का है, वो कैसे होता है। तो मेजरमेंट, कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे हम नापते हैं। तो सबसे जो आम पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, ज्यादातर जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, वो मरला से शुरू करते हैं हम। एक मरला जो है, अच्छा मरले से छोटी छोटी भी चीजें हैं पर मैं उनमें नहीं जाऊंगा। तो एक मरला जो है वो 25 स्क्वायर यार्ड्स है, तो 5 मरला समझे 125 स्क्वायर यार्ड हो गया। अगर कोई दोस्त को स्क्वायर यार्ड देखना है, तो अगर उसको फीट में कन्वर्ट करना है, तो एक स्क्वायर यार्ड जो होता है वो 9 स्क्वायर फुट है। ठीक है, तो एक मरला जो है वो 25 स्क्वायर यार्ड्स है, और 20 मरले का एक कनाल होता है। एक कनाल 20 मरले का है, जो 500 स्क्वायर यार्ड, 500 मुरब्बा गज जिसे आप उर्दू में बोलेंगे। ओके, तो ये मेजरमेंट्स हैं जो ज्यादातर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं। एकड़ भी इस्तेमाल होता है। एकड़ जो होता है वो 8 कनाल का है। 8 कनाल का मतलब 4000 स्क्वायर यार्ड। ये आप नोट कीजिए, ये बड़ी अहम है। ज्यादातर पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, हर जगह नहीं होता। मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में आगे बताऊंगा आपको कि वहां पे भी दूसरी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो बेसिकली ज्यादातर जो काम हो रहा है पाकिस्तान में, वो मरला, कनाल और इस तरह से एकड़ में हो रहा है। नोट ये कीजिएगा कि मरला जो है इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो 25 स्क्वायर यार्ड्स का है। ओरिजिनल मरला जो अंग्रेजों ने ये निजाम शुरू किया था, वो ओरिजिनल मरला था, मरला वो 30.25 स्क्वायर यार्ड्स का था। तो इसको हम कह रहे हैं बड़ा मरला, ओके, या ओरिजिनल मरला। अभी जो 25 स्क्वायर यार्ड्स का है मरला, और ओरिजिनल जो था वो 30.25 स्क्वायर यार्ड्स का था, तो उसको बड़ा मरला कहा जाता है। और वो इंटरनेशनल एकड़ जो है, जो दुनिया में माना जाता है,
वो उस हिसाब से ही माना जाता है। क्योंकि अगर आप दुनिया में देखेंगे तो स्क्वायर यार्ड्स 4840 स्क्वायर यार्ड्स का एक एकड़ होता है, पर पाकिस्तान में एक एकड़ 4000 स्क्वायर यार्ड का होता है ज्यादातर। ओके, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसी ने, आप समझे, डंडी मारी है, यहाँ पे भी कहीं किफायतशारी की है, यहाँ पे भी नाप तोल में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। तो ओरिजिनल जो मरला था वो 30.25 स्क्वायर यार्ड्स का था, अभी वो मरला उन्होंने छोटा मरला कर दिया है, वो 25 स्क्वायर यार्ड का किया है। और एकड़ में भी आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान में ज्यादातर जो एकड़ इस्तेमाल हो रहा है वो 4000 स्क्वायर यार्ड का है, दुनिया भर में है 4840। ये ज्यादातर पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, पंजाब वगैरह में ये हो रहा है, इसी तरह से हिसाब हो रहा है। सिंध अलबत्ता डिफरेंट है। कराची और सिंध का जो प्रोविंस है, यहाँ पे वो ओरिजिनल मरलों में काम हो रहा है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये लोग मरला से हट गए हैं, यहाँ पे स्क्वायर फीट और स्क्वायर यार्ड्स में काम हो रहा है, क्योंकि दुनिया चली गई है स्क्वायर मीटर्स में। ओके, सारी दुनिया में स्क्वायर मीटर्स में काम हो रहा है, और हमारे यहाँ सिंध में अभी तक स्क्वायर फुट और स्क्वायर यार्ड में काम हो रहा है, हम अभी मीटर्स में नहीं आए। एक स्क्वायर यार्ड जो होता है वो 9 स्क्वायर फीट का होता है, 9 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यार्ड। ओके, तो ये मेजरमेंट्स हैं। ओके, और सिंध में भी ओरिजिनल मरला चल रहा है। अगर सिंध में कोई अगर बात करता है मरले की, तो वो ओरिजिनल जो मरला था, जो बड़ा मरला कहते हैं, तो अक्सर आप पाकिस्तान में किसी मरला की बात करेंगे तो वो पूछता है जी छोटा मरला बड़ा मरला। तो आज आपको फर्क पता चल गया कि किस चीज की बात कर रहे हैं। ये 30.25 स्क्वायर यार्ड्स का एक ओरिजिनल मरला सिंध में है, और सिंध में जो स्क्वायर यार्ड है 4840 इंटरनेशनल एकड़ के हिसाब से। तो सिंध में फिर भी इस तरह से फर्क है। अच्छा, अब जब आप ये सब देखेंगे तो आप ये देखिएगा कि जब आप कंपेयर करेंगे कि बरस ये सिंध का मरला थोड़ा सा बड़ा है, तो आप उसमें कीमत का भी अंदाजा इसी तरह से करेंगे। आप बस समझिए कि भाई आपको मरला पंजाब में डिफरेंट है, यहाँ पे सोचिएगा कि और कैसे उसको मेजर किया जा रहा है और क्या क्या फर्क है। तो ये भी आपको नॉलेज रखनी चाहिए। कुछ अहम टर्म्स, कुछ अहम नाम आपको दिखाना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आपके सामने, ताकि आपको अंदाजा हो, आपको पता हो कि अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो कभी कोई इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। पहले लोगों ने प्लॉट का क्या साइज है, तो प्लॉट का साइज, अगर प्लॉट बिल्कुल ही चौकोना हो, लेंथ और ब्रेथ उसकी सेम हो, स्क्वायर हो, तो इजी है। पर कोई भी प्लॉट इस तरह से नहीं होता। प्लॉट आमतौर पे एक तरफ से लंबे होते हैं, एक तरफ से होते हैं, तो ऑब्लॉन्ग शेप में होते हैं। तो वो आपको देखना है। कोई प्लॉट मुरब्बा, स्क्वायर फुट वगैरह देखना पड़ेगा आपको कि क्या है, इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा प्लॉट साइज। फिर जब आप तामीर में आओगे, जब कंस्ट्रक्शन में आओगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि हर प्लॉट पे जो घर तामीर हो रहा है या जो बिल्डिंग तामीर हो रही है, उसका कवर्ड एरिया क्या है, यानी कि उस पे जो तामीर का जो एरिया है वो कितना है। तो हम इसको कवर्ड एरिया भी कहते हैं, कहीं पे हम बिल्टअप एरिया कहते हैं, कम इसको कंस्ट्रक्शन एरिया कहते हैं या कंस्ट्रक्टेबल एरिया कहते हैं। बुनियादी तौर पे फर्क है कि जितनी जमीन होती है उतने पूरे एरिया पे तामीर नहीं होती। ओके, क्योंकि कुछ एरिया आपको छोड़ना पड़ता है रास्ते के लिए, कार पार्क के लिए, मे भी साइड में गलियों में पीछे हो सकता है, लॉन वॉन, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती है। तो आपके पास जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और इसके भी नक्शे जो होते हैं वो अप्रूव होते हैं, ये भी बल्दिया से या जो भी अथॉरिटी होती है, जो कल जैसे हमने बात की रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, इनसे इजाजत लेनी पड़ती है। कल को अगर आप बगैर इजाजत से कोई चीज बनाते हो तो वो आके आपके वो जगह तोड़ सकते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, जमीन का एरिया, और ये डिफरेंट होगा। और अगर सिंगल स्टोरी है, एक ही मंजिल है, तो ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन एरिया वो कम होगा, जमीन ज्यादा होगी। मगर अगर फर्ज करिए 2 मंजिल है, डबल स्टोरी जगह है, तो फिर वो उसका डबल हो जाएगा। तो फिर आप क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन एरिया वो ज्यादा है, जमीन का एरिया कम है। बाज जगह पे आप 3 फ्लोर का भी घर होगा, 3 मंजिलों का घर होगा, तो जाहिर बात है वो उसकी कंस्ट्रक्शन एरिया ज्यादा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है। तो जब तामीर होती है
तो जब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो तामीर करेगा, जो भी कंपनी आपके लिए बना के देगी, जो ठेकेदार होगा, वो आपको कंस्ट्रक्शन एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा कि जी इसमें कंस्ट्रक्शन एरिया के हिसाब से पर स्क्वायर फुट कितना खर्चा आएगा। आपकी ऑब्वियसली फिनिशिंग पर डिपेंड करेगा, किस तरह का आप घर बना रहे हो, क्या उसमें फिनिशिंग लगा रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। फिर दोस्तों एक होता है सेलेबल एरिया। ये खासतौर पे अपार्टमेंट और फ्लैट्स में जरूरत होती है इसकी, क्योंकि फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में जो बिल्डिंग होती है उसमें कुछ कॉमन एरिया होता है। या जो मल्टीपल फैमिली हाउसिंग की मैंने बात की थी, जहाँ पे एक फैमिली से ज्यादा है, डिफरेंट फैमिलीज रह रही हो, तो उसमें कुछ कॉमन एरियाज होते हैं। हो सकता है कॉरिडोर है, हो सकता है सीढ़ियों की जगह है, लिफ्ट लगी हुई हो, कोई रिसेप्शन एरिया है, कोई एंट्रेंस का एरिया है, कोई कॉमन एरिया जो है, तो उसमें देखना पड़ेगा आपको कि सेलेबल एरिया क्या है, और उसमें भी ग्रॉस सेलेबल एरिया क्या है और नेट सेलेबल एरिया क्या है। इन दोनों में फर्क ये है कि जो अंदर की जगह है, मेरा जो घर जिसमें होगा या मेरा जो अपार्टमेंट या फ्लैट है, उसके अंदर का जो एरिया है उसको बोलते हैं नेट सेलेबल एरिया। और जब वो कॉमन एरिया, जो कॉरिडोर है और जो लिफ्ट है या जो सीढ़ियां हैं, वो जो रिसेप्शन एरिया, वो जो कॉमन एरिया, उसका एक हिस्सा मेरा भी होगा, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस एरिया। यूजुअली क्या होता है कि नेट एरिया जो है वो अंदर का एरिया जिसमें मैं रह रहा हूँ, और जो कॉमन एरिया है उस पे फिर आगे डिवाइड किया जाता है। फर्ज की अगर एक बिल्डिंग में 50 अपार्टमेंट्स है, तो 50 अपार्टमेंट्स में हर अपार्टमेंट के अपने एरिया के हिसाब से उनका शेयर होगा, क्योंकि फिर ऑब्वियसली कॉमन एरिया है तो उसमें क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है, उसका उधर भी बिजली जलती है, उधर भी बल्ब जलता है, उधर भी इलेक्ट्रिसिटी, सफाई धुलाई सब कुछ होता है। इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि सेलेबल एरिया क्या चीज है और उसमें ग्रोस क्या है, नेट क्या है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आज ही आप सब चीजें समझो, जरूरी नहीं कि आज ही आपने इसमें पीएचडी करनी है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि चीजें हैं और आपके नजर में आनी चाहिए। आज का ये सेशन तो मेरा ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। कल एक मुझसे गलती हुई थी। कल जब मुझसे पूछा गया कि बुलान सिटी या एंकर सिटी का रिफंड पॉलिसी क्या है, तो मैं कल पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मुझे बाद में रिपोर्ट हुआ कि भाई मैंने पूरी तरह से बताया नहीं। तो कल की एक करेक्शन करना चाहूंगा। कल का जब मैं रिफंड पॉलिसी की बात कर रहा था, तो बुलान सिटी और एंकर सिटी के हवाले से आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रिफंड है, अगर फर्ज कीजिए आपका प्लॉट कैंसिल होता है, आपने अपनी किस्तें पूरी नहीं की, तो पहले वो 25% जो प्लॉट की प्राइस है वो डिडक्शन होगी, और उसके ऊपर 70,000 पेनल्टी है। क्योंकि 25% मैं भूल गया था बताना आपको, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब प्लॉट बिका है, जिसने भी बेचा है, जब उस पर खर्चा हुआ है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट थी, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी, उस पर सेल्स कमीशन थे, तो वो सारी चीजें भी कंपनी का खर्चा हुआ है, तो वो खर्चा भी आप बर्दाश्त करोगे। और 70,000 जो है वो पेनल्टी है, क्योंकि आपने अपनी किस्तें पूरी नहीं की। तो इसलिए जरूरी है कि किस्तें पूरी करें, टाइम पर करें। अगर 3 किस्तें मुस्तकिल 3 किस्तें अगर मिसिंग है, 3 किस्तें में डिफॉल्ट होता है, तो अग्रीमेंट के तहत बुलान सिटी और एंकर सिटी वाले आपका प्लॉट कैंसिल कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन फिर आएगी कि आपने कितने पैसे दिए हैं आप उस वक्त तक, उसमें से 25% कटेंगे जो प्राइस है, और 70,000, और फिर जो बाकी जो पैसे बचेंगे, जो बैलेंस है, वो आपको लौटाया जाएगा, आपको रिफंड किया जाएगा जब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो फर्ज कीजिए 2024 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उस वक्त जाके आपको ये पैसे वापस मिलेंगे इस हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपने मेरा एक करेक्शन नोट कर लिया होगा। आई अपोलोजाइज, मैं बहुत सॉरी कहता हूँ क्योंकि मुझसे ये कल मिस्टेक हुई थी, तो मैंने पूरी तरह इसको समझाया नहीं था। मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ, एक आलमी सच। ओके इसका एक्चुअली रियल एस्टेट से ताल्लुक नहीं है, बट ये नॉलेज और एजुकेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक कानून है, समझिए दुनिया का एक सच्चाई है कि मनी और नॉलेज में, पैसा और इल्म में अगर मुकाबला है, तो क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज ज्यादा जरूरी है। ये आप सोचिए 10 सेकंड के लिए कि एक तरफ
पैसा रख दिया जाए और एक तरफ नॉलेज रख दिया जाए, आप क्या हासिल करना चाहोगे? ओके, तो जो भी आपकी तरफ से सवाल है उसको जहन में रखिएगा, नोट कर लीजिए। ओके, किसी और दिन डिस्कशन होगी, बट पॉइंट यहाँ है कि अगर पैसा एक तरफ हो, नॉलेज एक तरफ हो, तो नॉलेज हमेशा ज्यादा जरूरी है। नॉलेज से वो पैसा फिर आ जाएगा। ओके, और ये एक्चुअली सर्वे हुआ था कि जिन लोगों के पास आज पैसा है, अगर उनसे वो पैसा ले लिया जाए और जिनके पास नहीं है उनमें तकसीम कर दिया जाए, 3 साल के अंदर जिनसे पैसा लेकर आपने दूसरों में तकसीम किया, उन लोगों के पास दोबारा आ जाएगा। 3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, जिनके पास पैसा है, जो बहुत बिलियंस की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा पैसा है, उनके पास पैसा 3 साल के अंदर दोबारा आ जाएगा। ओके, वो नॉलेज की वजह से। नॉलेज और एक्सपीरियंस, इन दोनों में क्या चीज है? तो एक तो होती है कि नॉलेज, बड़ी मैंने किताबें पढ़ी हैं, बड़ी ट्रेनिंग्स ले ली है, सब कुछ कर लिया है, मगर मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। ओके, तो नॉलेज का क्या फायदा अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे, तो वो सारे नॉलेज का क्या फायदा? ओके, तो एक्सपीरियंस करना, तजुर्बा करना, प्रैक्टिकली करना, वो भी बहुत जरूरी है। दुनिया में बड़े बड़े पीएचडी बैठे हैं, ओके, मगर उनके पास तजुर्बा नहीं है, दुनिया का तजुर्बा नहीं है, काम का तजुर्बा नहीं है। वो किताबों की दुनिया से टीचिंग की दुनिया में चले जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग ऐसे। तो नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस जरूरी है। जब नॉलेज के साथ आप लेके जाओगे, मार्केट में उतरोगे, जब अमल करोगे, तो आप बहुत तेजी से कामयाब होगे। ओके, तो जब आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का ये मतलब है कि आप नॉलेज के साथ तजुर्बा ले रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था कि लोग हैं जो 20-20, 30-30 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी कल और आज में उनसे ज्यादा नॉलेज ले ली है। ओके, ये मेरा गारंटी है कि आपने इस 3-4 घंटे में उनसे ज्यादा सीखा है। तो अब आपके पास नॉलेज भी है, अब आपने जाके एक्सपीरियंस लेना है। जब आप एक्सपीरियंस लोगे तो आप एक्सपर्ट बनोगे। ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल लगेगा, मगर आपके पास वो तजुर्बा आ जाएगा, एक्सपर्टीज आ जाएगी। तो आपके पास एक्सपर्टीज आएगी, जब आप एक्सपर्ट बनोगे तो आप एक्सीलेंस की तरफ निकलोगे, आप एक्सीलेंस की तरफ जाओगे। एक्सीलेंस का कोई फिनिश लाइन नहीं होता, इसका कोई आखिर अंजाम नहीं होता। ये एक जर्नी है, एक सफर है। ये इसको हमेशा हम आगे बढ़ते हैं एक्सीलेंस की तरफ। ओके, तो एक्सीलेंस का कोई एंड रिजल्ट नहीं है, कोई फिनिश लाइन नहीं है। तो ये आप नोट करिए, ये याद रखिए कि मनी और नॉलेज में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और अगर नॉलेज के साथ आपका एक्सपीरियंस भी हो गया तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे, और जब एक्सपर्ट बनोगे तो आप एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये एक आलमी सच्चाई है। ओके, ये रियल एस्टेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, एलबीएल से नहीं है। ये हर चीज में, जो भी शोबे में आप हो, जो भी काम करे हो, ये आप याद रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा इंशाअल्लाह। अब हम बात करते हैं बैक टू द कोर्स, रियल एस्टेट के कोर्स पे, कि हमारा जो क्लाइंट है, कस्टमर है, ओके, उसके बारे में बात करते हैं। अब बाकी जो सेशन है वो ज्यादातर आप देखेंगे हम अभी क्लाइंट कस्टमर की बात कर रहे हैं। ओके, हम रियल एस्टेट में हैं, हम कस्टमर या क्लाइंट, दोनों में क्या फर्क है? अगर मैं रियल एस्टेट में हूं तो जिसको मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं वो मेरा कस्टमर है या मेरा क्लाइंट है, ये हम थोड़ा सा वाजे करेंगे। कस्टमर जब होता है ना, वो एक प्रोडक्ट खरीदता है या वो एक कोई सर्विस खरीदता है और फिर हमारा ताल्लुक खत्म हो जाता है। जैसे आप किसी दुकान में गए, किसी सुपरमार्केट में गए, आपने सामान खरीदा और आप वहां से आ गए बाहर। ओके, तो आप कस्टमर हो। मगर जब आप रियल एस्टेट में जब होते हो और रियल एस्टेट में अगर काम कर रहे होते हो, तो और मैं आपको एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं, आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप मेरे क्लाइंट बन गए। तो दोस्तों, मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा, आपको सजेस्ट ये करूंगा, मेरी आपको राय मशवरा ये कि आप कस्टमर मत बनाइए, आप क्लाइंट बनाइए। क्लाइंट के साथ जो रिश्ता होता है वो फिर लंबा चलता है, लॉन्ग टर्म होता है, और उसके
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है। ओके, तो आज से अपने जहन में, माइंड में ये सोचिए कि जब आप रियल एस्टेट की किसी कस्टमर से बात करें तो वो कस्टमर नहीं है, वो एक्चुअली आपका क्लाइंट है। क्लाइंट में और कस्टमर में फर्क हो सकता, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कस्टमर क्या होता है, वो एक दफा का परचेसर होता है, एक दफा का बायर होता है, एक दफा आपसे खरीदेगा, फिर बाद में रिश्ता हो सकता है चले नहीं चले, मगर अगर वो रिश्ता आगे बनता है और आप शुरू दिन से उसको क्लाइंट समझोगे, आप उसको सर्विस दोगे, सपोर्ट करोगे, तो वो रिश्ता लंबा चलता है। प्रोफेशनल दुनिया में क्लाइंट कहते हैं। लॉयर कभी अपने जिसको एडवाइस देता है, जिसको लॉयर काम करता है, उसका जो कस्टमर होता है उसका भी कस्टमर नहीं कहता, उसको क्लाइंट कहता है। अकाउंटेंट, ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ये हमेशा क्लाइंट कहते हैं, कस्टमर नहीं कहते, क्योंकि उनका एक लंबा रिश्ता चलता है। तो रियल एस्टेट की दुनिया में भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको भी अपना जो बायर है या प्रोस्पेक्टिव बायर है, या जिसको भी आप ये प्रॉपर्टी बताना चाह रहे हो, उसको पहले दिन से, पहले वक्त से आप उसको क्लाइंट समझ के आगे बढ़िए। ओके, आपके रवैये में, आपके एटीट्यूड में भी बहुत फर्क आ जाएगा। उसको कस्टमर मत समझिए, उसको क्लाइंट समझिए। हो सकता है आज खरीदे, नहीं खरीदे, 3 महीने के बाद खरीदे, 6 महीने के बाद खरीदे, हो सकता है वो आपके दूसरों लोगों को आपको रेकमेंड करे, आपको रेफरेंसेस दे। अगर क्लाइंट समझोगे तो वो रिश्ता बनेगा। ओके, तो आज से आपका माइंड सेट ये होगा, चाहे आप उसको कस्टमर बोलो भी, और हम बातों में किसी को कस्टमर बोलते भी हैं, नो चैलेंज। अगर दिमाग में, माइंड सेट में ये सोचिए कि ये मेरा क्लाइंट है, मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इनके साथ, तो आज से हम इसको क्लाइंट की नजर से देखेंगे। क्लाइंट पार्टनर इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट। इसका मतलब ये कि जब मेरा जो क्लाइंट है, मेरा तरह से तरह पार्टनर बन गया मेरा। ओके, जब मेरे साथ जो पार्टनर है, क्लाइंट है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ और मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, मैं उसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरे साथ उसकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है और म्यूचुअल प्रॉफिट, उसको भी फायदा हो रहा है, मुझे भी फायदा हो रहा है। अगर मैं अपने क्लाइंट को फायदा नहीं पहुंचा रहा तो वो मेरे साथ आगे नहीं बढ़ेगा, लंबे अरसे तक नहीं रहेगा। वो इसलिए खरीद रहा है ना प्रॉपर्टी मुझसे, क्योंकि उसको फायदा होगा, तो मुझे उसका फायदा देखना है, उसको फायदा होगा, तो जाहिर बात है मुझसे और खरीदेगा, मेरे बारे में दूसरों को बताएगा, तो इस तरह से मेरा क्लाइंट बनेगा और लंबा चलेगा। मेरा क्लाइंट बैंक बनेगा, क्लाइंट का पूल बनेगा, एक क्लाइंट बढ़ेंगे मेरे इस तरह से। इज दैट अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? इंशाल्लाह। ओके, अब हम क्लाइंट की बात करते हैं कि क्लाइंट को हमें जरूरत समझनी है, उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट समझना है। हमें उस समझना है कि उसको क्या चाहिए, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी जरूरत क्या है, फिर हम उसको सोल्यूशन दें। हम सिर्फ जाके ये नहीं कि उसकी जरूरत कुछ और है, उसको चाहिए फर्ज कीजिए एक अपार्टमेंट अपने रहने के लिए, और हम उसको कह रहे हैं कि जी आप बुलान सिटी में या एंकर सिटी में प्लॉट खरीदो। उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो चाह रहा है कि अपनी जरूरत के लिए वो चीज खरीदे, वो चाह रहा है कि उसको अपने एरिया में कोई चीज चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप ग्वादर में खरीदो। तो ऐसा नहीं करिए, आप उसकी जरूरत समझिए, उसकी रिक्वायरमेंट समझिए, उसका रिस्क टॉलरेंस समझिए। हम इसके बारे में थोड़ा सा और मजीद बताऊंगा। रिस्क टॉलरेंस का मतलब ये है कि वो कितनी बर्दाश्त, रिस्क का मतलब कि नुकसान का खतरा या उसको लॉस होने का खतरा, उसकी बर्दाश्त क्या है। मैंने आपको ट्रेंड बताया था ना, जिस तरह से रियल एस्टेट ऊपर जाता है, ये सारा वहां स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता ना, तो कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जाएगा। तो अगर कभी कभार वो रियल एस्टेट की प्राइस रुक जाती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और या नीचे भी आती है, तो वो घबराएगा तो नहीं, उसमें इतनी बर्दाश्त है। तो ये जरूरी है आपको समझना कि आपका क्लाइंट, तो वो बात है ना, नो योर क्लाइंट। अपनी क्लाइंट के बारे में थोड़ी केवाईसी होनी चाहिए, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा अभी आने वाले स्लाइड्स में। आप अपने क्लाइंट या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई कीजिए कि उसकी क्या तवक्कुआत है आपसे, वो आपसे चाहता क्या है। ठीक है, क्या सिर्फ प्लॉट खरीद रहा है या और भी उसको कुछ चाहिए। ओके, कि सर्विस चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, वो भी हम देखते हैं आने वाली स्लाइड में। ओके, तो ये तीनों चीजें हम देखने वाले हैं जरा डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखिए क्लाइंट्स की नीड या रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम उनकी जो टाइप्स, उनकी जो नीड्स हैं उनको देखते हैं, वो हो सकता है
उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जैक्ट लोकेशन। तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट समझना है कि उसको क्या चीज कहाँ चाहिए, ओके, कहाँ चाहिए जरूरी है, किस टाइप की चीज चाहिए, क्या साइज चाहिए। हम उससे पूछे ना कि उसको क्या चाहिए, या अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए या वो एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो क्या शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब रियल एस्टेट में होता है 2 से 3 साल, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 5 से 7 साल, 10 साल, ओके। तो वो क्या देख रहे हैं, वो कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए उनको या उनको रेंटल इनकम चाहिए। कल हमने डिस्कस किया था कैपिटल अप्रिसिएशन क्या होता है, आज फिर बता दूं आपको। जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है उसको कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। कैपिटल वैल्यू जो है, उसकी जो प्राइस बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। रेंटल इनकम वो होती है जहां से वहां से आमदनी आ रही हो, चाहे वो मंथली रेंट आ रहा हो या हर 3 महीने के बाद रेंट आ रहा हो, 6 महीने के बाद रेंट आ रहा हो, तो वो रेंटल इनकम है, ओके। अगर आप कोई घर लेते हैं जो बना बनाया घर है या फ्लैट है, तो इनमें क्या होता है कि दोनों चीजें हो रही होती हैं। ये दुकान है, वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, आपने उसको, उस पर रेंट भी मिलेगा आपको और उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंट। तो कोई क्लाइंट होता है, बोलता है कि मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे रेंटल इनकम की जरूरत नहीं है। कोई क्लाइंट बोलेगा आपको कि मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन का इतना ज्यादा वो नहीं है, मुझे रेंटल इनकम चाहिए, मैं जो पैसे लगा रहा हूँ मैं चाहता हूँ हर महीने या हर 3 महीने मुझे उधर से कोई आमदनी आए, ठीक है। मैंने कल जब 15 और 20% की बात की थी, मैं इन दोनों को मिला के बात की थी कि दोनों को मिला के, कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम को मिला के आप खुद की बात कर रहा था कि आप जब प्रोजेक्ट्स देखो, आपको ऐसे प्रोजेक्ट देखने चाहिए अपनी खरीद के लिए एज ए रियल एस्टेट पर्सन, एज ए रियल एस्टेट बिजनेस पर्सन। अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, अपने लिए सरमाया बनाना चाहते हो आने वाले सालों में, तो वो प्रोजेक्ट देखो जहां पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन एंड रेंटल इनकम मिल के जमा होके टुगेदर इज 15 to 20%, ओके। और अभी इस स्लाइड पे मैं बात कर रहा हूं क्लाइंट की क्या जरूरत है, ओके। तो क्लाइंट की जरूरत समझे, हम मेरी जरूरत मत समझिए, अपनी जरूरत मत समझिए, क्लाइंट की जरूरत समझिए। उसको क्या चाहिए, क्या लोकेशन चाहिए, उसको किस किस्म की चीज चाहिए, क्या साइज चाहिए, क्या उसको अपने इस्तेमाल के लिए, जरूरत के लिए चाहिए या उसको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, क्या उसको कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए या रेंटल इनकम चाहिए, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर हम क्लाइंट की जरूरत, जो उसकी नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर हम इसको उसकी ख्वाहिश में तब्दील कर दें, और ये सेल्समैन का काम होता है। जो अच्छे सेल्समैन होते हैं वो जब किसी से मिलते हैं, किसी क्लाइंट से मिलते हैं, उनकी जरूरत मालूम करते हैं, उनकी जरूरत को ख्वाहिश में तब्दील करें। अब चाहे वो आप रियल एस्टेट बेच रहे हो, चाहे आप सब्जी तरकारी बेच रहे हो, चाहे आप फोमा बेच रहे हो, चाहे आप एलबीएल का लिंक्डअप का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये एक बुनियादी बेसिक सेल्स स्ट्रैटेजी है। और इंशाल्लाह कल इस पे हम मजीद समझेंगे इसको कि किस तरह से क्लाइंट की जरूरत को उसकी ख्वाहिश में तब्दील करें, ताकि वो खुद फिर उसमें मोटिवेशन आएगी। वो ये जो चीज, उसके जो डिजायर है, उसकी जो ख्वाहिश है, वो बिकम्स द की मोटिवेशन ड्राइवर। ही बिकम्स अ मोटिवेटेड बायर। फिर आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो आपके पीछे भागेगा, क्योंकि मोटिवेशन उसके पास से ही आएगी। उसकी जो ख्वाहिश है, कि पहले उसकी जरूरत थी, अब उस जरूरत को आपकी जो सेल्स स्ट्रैटेजीज है, आपका जो तौर तरीका है, आपका समझाने का, बताने का जो तरीका है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है, आपकी स्टोरी जो है, उसने उसको ख्वाहिश में तब्दील कर दिया। अब वो मोटिवेटेड हो गया। अब वो मोटिवेटेड ड्राइवर जो बन जाएगा, ये जो ख्वाहिश है, इट विल ड्राइव हिम टू बाय, ओके। वो आपके पीछे आएगा कि मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा, जो भी चीज बेच रहे हो आप, डजंट मैटर, बट उसकी वो ख्वाहिश बन जाएगी, उसका डिजायर बन जाएगा और वो आपके पीछे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो इंशाल्लाह कल मैं आपको सिखाऊंगा, कल वाले सेशन में। तो कल जरूर जुड़े रहिएगा। कल आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज मिलेगी इंशाल्लाह। जो भी आप बेच रहे हो, जिस फील्ड में आप हो, जो भी काम कर रहे हो, आपको वो टेक्निक्स आपके सामने आएंगी
और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और फिर आप चाहो तो उसको रियल एस्टेट में अप्लाई करो या किसी और चीज में अप्लाई करो, ये आपकी मर्जी है। ओके, मगर पर्पस क्या है कि हम क्लाइंट की जरूरत को उसकी ख्वाहिश में तब्दील कर दें। तो जब उसकी ख्वाहिश होगी तो वो फिर हमारे पास आएगा, हमारे पीछे भागेगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, 4 किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, 4 किस्म के बायर होते हैं, 4 किस्म के कस्टमर होते हैं, 4 किस्म के इंसान होते हैं। ओके, चाहे वो आप अगेन मैं कहता हूं, चाहे सब्जी तरकारी खरीदने जा रहे हो या आप करोड़ रुपए की रियल एस्टेट खरीदने जा रहे हो। ओके, 4 किस्म के आपको लोग मिलेंगे। एक वो लोग हैं जो हमेशा सस्ती चीज खरीदना चाहते हैं, प्राइस कॉन्शियस है, प्राइस उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। ओके, सस्ती चीज मिल रही है, कहीं सेल लगा हुआ है, डिस्काउंट लगा हुआ है, वो खरीद लेते हैं। ओके, अगर आप मेरी आपके फैमिली में भी लोगों की तरह, मेरी वाइफ है, अगर वो कहीं से बाजार से गुजर रही हो, कहीं शॉपिंग मॉल में हो, उनको कहीं नजर आता है सेल लगी होगी, वो सस्ता है, उनको जरूरत नहीं होती वो चीज की, पर फिर भी क्योंकि वो सस्ती है खरीद लेती है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी चीज देखते हैं, बोला यार ये तो सस्ती है, खरीद लो इसको। तो कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जो प्राइस कॉन्शियस होते हैं, उनको प्राइस जरूरी होती है। ये वो लोग हैं जो आज आप जहां बैठे हैं और 14 अगस्त तक ये प्राइस चल रही है पैराडाइम की, बुलान सिटी, एंकर सिटी में 1 लाख रुपए प्लॉट बढ़ जाएगा। तो जो लोग प्राइस के बारे में सोचते हैं, उनको अगर यही समझा दिया जाए कि ये प्लॉट जो है 15 दिन के बाद या 16 दिन के बाद 1 लाख रुपए बढ़ने वाला है, तो ये अभी लोएस्ट प्राइस है, तो वो फौरन अग्री हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ कीमत देखते हैं, आगे कुछ नहीं देखते। ओके, दूसरे किस्म के लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप पे, आपके ताल्लुकात पे, आप क्योंकि वो लॉयल हैं, आपके साथ लॉयल्टी है उनकी, उनके साथ एक आपका एक ताल्लुक बना हुआ है, ट्रस्ट का, ऑनेस्टी का, आप उनको ड्यू केयर देते हो, आप अटेंशन देते हो, आप उनको, तो एक रिलेशनशिप बनी है, तो वो हमेशा आपसे खरीदेंगे। वो प्राइस को इतना अहमियत नहीं देते, वो देखते हैं यार कि अगर मैंने आपसे कोई चीज खरीदी है तो मुझे पता है, मैं मुतमईन हो कि चीज अच्छी होगी, सही चीज दोगे आप मुझे आप धोखा नहीं दोगे। तो वो रिलेशनशिप पे काम करें, उनको नहीं फर्क पड़ता है 5%, 10%, 20% आगे पीछे होता है। वो आपको ट्रस्ट करते हैं कि आपने बेहतरीन चीज उनके सामने रखी है, आपने अपनी पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस कर ली है, आपने सच्चाई से ऑनेस्टली आपने कोई चीज रखी है और वो उस पर मुतमईन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुद जाती तौर पे ऐसा ही हूँ, मैं उन लोगों के साथ कारोबार करना चाहता हूँ, डीलिंग करना चाहता हूँ, खरीदो फरोख्त करना चाहता हूँ जिनके साथ मेरी रिलेशनशिप है। मुझे नहीं फिक्र ये 5%, 10%, मैं वो बार्गेनिंग में पैसे के चुकाने उस तरह का आदमी नहीं हूँ। मुझे लॉयल्टी ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इस तरह के भी लोग मिलेंगे आपको जो सिर्फ रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं। उनको पता है कि जी आपने मुझे कुछ चीज दे रहे हो, आपने पूरी उस पर ड्यू डिलिजेंस, पूरी आपने तहकीकात कर ली होगी और मैं आपका लॉयल कस्टमर हूं, तो मैं आप ही से खरीदूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। एक तीसरे किस्म के लोग हैं जो प्राइस भी रखते हैं सामने, उनको सस्ती सस्ती चीज चाहिए और वो रिलेशनशिप भी चाहते हैं, तो वो आपकी लॉयल्टी भी है उनके साथ, ट्रस्ट, ऑनेस्टी सब कुछ है, पर वो चाहते हैं कि आप सस्ती चीज दो। तो वो दोस्त हैं, वो आपके साथ रिश्ता है उनका, हर चीज है, लॉयल्टी सब कुछ है, पर आपके साथ चुकाएंगे, आपके साथ प्राइस की निगोशिएट करेंगे, आपके साथ भाव लगाएंगे। देखिए, ये वैल्यू ढूंढ रहे हैं ये लोग। अरे दैट्स गुड, दैट्स ओके। हर बिजनेस में आपको वैल्यू ढूंढनी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ रिश्तों पे नहीं काम करें, आप उसमें वैल्यू ढूंढें कि क्या बेस्ट प्राइस मिल सकती है, दैट्स ओके टू। राइट, तो बस मैं बता रहा हूं कि इस किस्म के भी लोग हैं और ये भी बहुत अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि कम से कम मिले, मैं बोलूंगा आप ही से कि आप मेरी रिलेशनशिप में हो, आपको मैं ट्रस्ट करता हूं, आप ही सुनूंगा, मगर मुझे डिस्काउंट दो, मुझे अच्छी प्राइस दो, बेस्ट प्राइस दो, या बेस्ट जगह दो, या बेहतरीन चीज दो। और एक चौथे लोग हैं, ओके, और ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, ये मतलब स्मार्ट क्लाइंट्स। ओके, ये क्या करते हैं कि वो जो वैल्यू है उनको आपने बेस्ट प्राइस दी, रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ है, मगर उनको उसके अंदर भी निगोशिएट करना है। ठीक है, वो लोग हैं जो बिल्कुल निचोड़ते हैं हर चीज। ओके, और जबरदस्त निगोशिएटर है, जबरदस्त बार्गेनिंग करते हैं। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे और ये भी अच्छे लोग हैं। ओके, इनको भी ये चाहिए
कि वो आपके साथ रिलेशनशिप है, आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ वैल्यू करते हैं, मगर उसमें भी वो निगोशिएट करना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पे 4 किस्म के लोग हैं। हम एज ए सेल्समैन, हम इन रियल एस्टेट बिजनेस, हमें ये देखना है कि जो हमारे सामने जो क्लाइंट है वो इन चारों में कहाँ फिट आता है। ज्यादातर आप देखोगे कि 1, 2, 3, 4 में ज्यादातर लोग होंगे मे बी जो वैल्यू बेस्ड या स्मार्ट बेस्ड होंगे। आपके पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि इनको किस तरह से सेटिस्फाई करो, कि उनको किस तरह मुतमईन करो कि जी मेरे पास जो चीज़ है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ बेस्ट चीज़ है, बेस्ट प्राइस पर है, ओके, उससे बेहतरीन चीज़। अब मैं आपको ये कर सकता हूँ कि वो प्लॉट है तो अच्छी जगह पे दिला दूँ, उसके जो लोकेशन कर दूँ, पेपर वर्क अच्छा कर दूँ, आपको सर्विस अच्छी दे दूँ। ये चीज़ें जो कि आपकी रिलेशनशिप को बढ़ाएगी। तो 4 किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। उनकी नफ्सियात, उनकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि जो क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस है, टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त, रिस्क का मतलब कि अगर खुदा ना खास्ता कोई लॉस होता है तो अप एंड डाउन प्राइस होती है, तो जैसे बताया आपको कि प्राइस भी ऊपर नीचे जाएगी। तो अगर टेम्पररी थोड़े वक्त के लिए अगर प्राइस रुक गई है या थोड़ा सा कम आ गया, तो उनकी बर्दाश्त का जो होता है ना वो क्या है, टॉलरेंस क्या है उनकी। हर शख्स की अलग अलग रिस्क टॉलरेंस है। हमें जज करना है अपने तजुर्बे से, अपनी नॉलेज से, और जो मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे कि जब आपके सामने कोई क्लाइंट हो तो उसका क्या टॉलरेंस होगा, वो क्या चाहता है, फौरन उसको प्रॉफिट चाहिए या उसमें बर्दाश्त है कि ये थोड़ा रुक के थोड़े अरसे के बाद चाहिए। तो उसकी प्रोफाइल समझना जरूरी है, उसका तजुर्बा समझना जरूरी है कि पहली दफा रियल एस्टेट में कुछ खरीद रहा है, पहली दफा इसका एक्सपीरियंस है, तो इसको आपको थोड़ा सा हल्का चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको आराम से चलाना पड़ेगा। तो क्लाइंट की प्रोफाइल समझिए। अगर ये तजुर्बेकार क्लाइंट है, अगर इसने पहले भी रियल एस्टेट में काम किया हुआ है, तो इसको एक्सपीरियंस है, इनको मालूम है कि रियल एस्टेट कैसे चल रहा है। तो नो योर क्लाइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवाईसी करें, उनके बारे में समझें तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट वाले समझ लिया आपने, उनकी जरूरत समझ ली और जरूरत को आपने कन्वर्ट भी कर दिया उनकी ख्वाहिश में। अब आपको चाहिए कि उनकी प्रोफाइल समझें कि उनमें क्या है, उनकी वैल्यू समझें कि कितने मालियत का है। क्या मैं इनको 5 मरले की बात करूं या मैं इनको 5 कनाल की बात करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा सरमाया, उसको आप 5 मरले बोलोगे तो वो हंसेगा, वो सीरियस नहीं लेगा आपको। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और उनकी टोटल वेल्थ की अंदाजा करें कि ये इनकी मिल्कियत कितनी और इसका कितना परसेंटेज लगा रही है। एक आदमी जिसके पास मे बी 10 लाख या पूरे 10 लाख आपके साथ लगा रहा है, तो उसका जो रिस्क टॉलरेंस होगा, उसका बर्दाश्त होगा, वो जरा कम होगा, क्योंकि वो पूरा पैसा आपको लगा, पूरा पैसा आपके प्रोजेक्ट में डाल दे, तो वो ज्यादा नर्वस होगा, वो ज्यादा परेशान होगा, वो ज्यादा फिक्र करेगा, आपको फोन करेगा, भाई खैर तो है, आप हो उधर, आपकी वो कंपनी है, वो अब कहीं से उसको खबर मिलती है, वो बार बार आपको फोन करेगा। और दूसरा एक है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, उसके पास मे बी उसने 10% अपनी मिल्कियत जो है वो आपके साथ रियल एस्टेट में लगाई हो, तो वो थोड़ा रिलैक्स रहेगा, उसकी ज्यादा इतनी परेशानी नहीं है, वो थोड़ा बर्दाश्त उसका ज्यादा होगा। तो हमें समझना है अपना सामने जो हमारे बायर बैठा है, जो क्लाइंट है, जो जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, जिसको हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कि हमें अंदाजा करना पड़ेगा कि उसकी मिल्कियत क्या, वो कहाँ से आ रही है, पहली दफा कर रहा है, वो तजुर्बेकार है, कितना हमें उनको सिखाना पड़ेगा, उनको किस तरह हमें आगे चलाना पड़ेगा, ठीक है, और वो क्या इन्वेस्टमेंट करें, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, क्या ये वो है जिनको मे बी 3-6 महीने के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी, किस्तें पे नहीं कर सकेंगे और इश्यू खड़ा होगा, तो क्यों मैं ये सर का दर्द दूं। तो अब आपने ये जज करना है अपने क्लाइंट का, अपने जो सामने बायर है, कि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, वो इसको होल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि आज आप कोई चीज खरीदते हो और बोलते हैं यार इसको 3 महीने में बेच दो, तो हो सकता है वो 3 महीने में उसकी प्राइस बढ़ी नहीं है, अभी 3 महीने में इतनी कीमत आगे बढ़ी नहीं है, जितना खरीदने बेचने का जो खर्चे हैं वही पूरे नहीं होंगे, नुकसान में बेचना पड़ेगा। तो होल्डिंग कैपेसिटी देखें, उनको जज करें कि किस तरह से उनको आप आगे बढ़ाएं। ये एज ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एज ए रियल एस्टेट करियर में आपको क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका लेवल ऑफ टॉलरेंस, उसका रिस्क टॉलरेंस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक जनरल रूल आपके सामने रख रहा हूं, आम एक कानून समझ लें। जनरल रूल ये है इन्वेस्टमेंट का
कि जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना प्रॉमिस ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कि अगर खतरे का रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट होने का भी चांस ज्यादा है। ओके, द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द रिवॉर्ड। जितना ज्यादा रिस्क का चांस है उतना प्रॉफिट का भी ज्यादा चांस है। तो अब आपने ये टॉलरेंस देखना है कि अगर क्लाइंट जो है उसमें कितना बर्दाश्त है, वो रिस्क ज्यादा लेना चाहता है या और प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है, या वो उसमें रिस्क का बर्दाश्त नहीं है, तो मैं उसको बोलूँ कि यार प्रॉफिट कम होगा मगर आपका पैसा सेफ रहेगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से उसको चलाए आप। तो बोलने का मतलब है कि जनरल रूल ये है, मैं नहीं कह रहा कि ये पैराडाइम का रूल है या एलबीएल का रूल है, मैं दुनिया का रूल बता रहा हूं आपको। कोई भी चीज हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो, बिटकॉइन ले लीजिए, आजकल लोग बड़ा रिस्की चीज है, ऊपर जाता है एक दिन दूसरे दिन गिर जाता है, हजारों डॉलर गिर जाता है। तो प्रॉमिस ऑफ प्रॉफिट भी है और ग्रेटर द रिस्क, तो हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, ये एक रूल समझिए आप। तो इससे मैं जो करता हूं, मैं कैलकुलेशन करके करता हूं, मैं सट्टा नहीं खेलता। कल भी बता रहा था आपको कि जो कल भी दोस्त से पूछा फाइल वगैरह का, ठीक है, कुछ लोग उसमें पैसे ज्यादा कमा लेंगे, वक्ती तौर पे उनको पैसा ज्यादा नजर आएगा, रिस्क भी ले रहे हैं, वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, खतरा ज्यादा उसमें नुकसान होने का। तो मैं वो काम नहीं करता, खुद भी नहीं करता, दूसरों को मना करता हूं ना करें। तरह कि रिस्क कम रखें, प्रॉफिट कम रखें, उसके जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या प्रॉफिट का जो प्रॉमिस दिया जा रहा है आपको, जो वादा किया जा रहा है, वो कम रखें ताकि आपको 15 to 20% एवरेज लेके चलें, वो बेहतरीन है। पैसा डबल ट्रिपल करने के ख्वाब ना देखें। ओके, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये चीज खरीद लो 6 महीने में डबल हो जाएगी, 1 साल में डबल हो जाएगी, वो चीज रिस्क ज्यादा है, तो उससे बच के रहें, ये बताने का मकसद था। अब हम देखते हैं कि हर क्लाइंट कुछ तवक्कुआत रखता है आपसे। आप रियल एस्टेट में हो, आप ये कोर्स कर चुके हो, आप अभी सर्टिफाइड हो गए हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप प्रोफेशनल हो, तो वो आपसे कोई तवक्कुआत रख रहे हैं। आप एक चलते फिरते रियल एस्टेट डीलर नहीं हो, ब्रोकर नहीं हो, आप अभी पढ़े लिखे हो, आपको कोई इल्म आ गया है, नॉलेज आ गई है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है। तो क्लाइंट आपसे कोई तवक्कुआत रख रहा है, तो सबसे पहले तो वो आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आपका जो जाती तौर पे आपका एटीट्यूड रवैया, आपके मैनर्स, आपका बिहेवियर, आपकी ड्रेसिंग, आपका जो टाइमिंग है, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीजों पे आप गौर करोगे, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, आप इन चीजों पे फोकस करोगे कि जब मैं किसी क्लाइंट से मिलूं तो मेरा एटीट्यूड, रवैया उसके साथ अच्छा रहे, मैं उसके साथ अदब से बात करूं, एहतराम से बात करूं, रिस्पेक्ट के साथ, ड्रेसिंग अच्छी करूं, साफ सुथरे कपड़े पहने। मैं नहीं कह रहा कि जाके नए कपड़े लेकर आओ, कुछ सूट शूट पहनो, टाई शाई लगाओ, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो भी पहनो साफ सुथरे हो, जूते पॉलिश हो, और आप स्मार्ट लग रहे हो, आप प्रोफेशनल लग रहे हो, कामयाब इंसान लग रहे हो, और टाइमिंग का ख्याल रखिए, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल आर वेरी पंक्चुअल। वो 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाते, क्योंकि उनका एहसास है कि टाइम इज मनी। तो जो क्लाइंट आपका सामने होगा, अगर उसको आपने इंतजार करवाया, आप लेट हो गए, तो आपका पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। बल्कि अक्सर आपने देखा होगा किसी मीटिंग में आप जाते हो, किसी से मिलने के लिए जाते हो, और आप अगर 5-10 मिनट लेट होते हो तो पहले 5-10 मिनट तो आप माफी मांग रहे होते हो, सॉरी जी लेट हो गया था, वो ट्रैफिक हो गई थी, वो एक्सीडेंट हो गया था, फलाना चीज हो गई थी, फलाना हो गया था। आप पहले 5-10 मिनट शर्मिंदा हो रहे होते हो। तो इससे बेहतर नहीं कि हम 5 मिनट पहले पहुंच जाए ताकि हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े, राइट। तो पहले अपने पर्सनल, तो क्लाइंट आपको एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे तवक्को कर रहा है कि आप क्योंकि प्रोफेशनल हो, आप सर्टिफाइड हो, आप एक करियर बना रहे हो रियल एस्टेट में, तो आपका जो पर्सनल आपका एटीट्यूड सही रहेगा। फिर वो आपसे तवक्कुआत कर रहा है कि आप प्रोफेशनल हो, आपके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, आपको कम्युनिकेशन का तरीका आता है, आप बात कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो, उसको आप समझा सकते हो कोई चीज, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि आप प्रोफेशनल हो। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए कि जी आई एम अ प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट या रियल एस्टेट एडवाइजर, जो भी आप अपना वो कहना चाहते हो। ओके, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपर्टीज है, मैंने कोर्स किया हुआ है, मैं सर्टिफाइड हूँ, और मुझे कम्युनिकेट करना आता है, मुझे ये चीज समझानी आती है लोगों को। ओके,
और वो आपसे तवक्को कर रहा है कि आप उसको पर्सनल अटेंशन दोगे और उसके लिए एक पर्सनल प्लान बनाओगे। आप जब वो आपको वो फोन करे या आपको मैसेज छोड़े तो आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, आप उसको तवज्जो दोगे, फॉलो अप करोगे। सेल्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम लोगों से मिलते हैं, फॉलो अप नहीं करते। मैं सिर्फ रियल एस्टेट सेल्स की बात नहीं कर रहा, ये सब सेल्स वालों का प्रॉब्लम है, चैलेंज है, मिस्टेक है। मैं तो कहता हूँ ये गुनाह है कि वो प्रेजेंटेशन दे देंगे, क्लाइंट को इंटरेस्ट भी कर देंगे, उसका जो नीड है उसको डिजायर में कन्वर्ट कर देंगे, उसको जो जरूरत है उसकी ख्वाहिशात में तब्दील कर देंगे, पर वो फॉलो अप नहीं करेंगे क्योंकि अब दूसरे क्लाइंट को ढूंढने चले गए, दूसरे क्लाइंट के पास चले गए। हम पर्सनल अटेंशन नहीं दे रहे, इनसे हम राब्ता नहीं रख रहे। हो सकता है वो आज नहीं खरीदे, हो सकता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद खरीदे, और वो भूल जाएगा। जब वो खरीदने जाएगा ना तो वो भूल जाएगा। आपने जाके आज उसको ग्वादर के बारे में बताया, आपने प्रेजेंटेशन दी, वो बड़ा इंटरेस्ट हो गया, आपने वीडियो दिखाई, आपने उसको पूरी तफसील दिखाई, पर आज वो तैयार नहीं था खरीदने के लिए। 2 महीने के बाद वो किसी और से खरीद लेता है क्योंकि वो भूल गया कि आपने 2 महीने पहले उसको दिखाया था, क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं रखा, आपने कनेक्शन नहीं रखा, आपने राब्ता नहीं रखा, आपने उसको पर्सनल अटेंशन नहीं दी। ओके, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे तवक्को कर रहा है कि आप उसको पर्सनलाइज अटेंशन दोगे और एक पर्सनल प्लान दिखाओगे उसको। तो ये आपके लिए ये चीज है, ओके, ये पब्लिक के लिए नहीं है, आपके लिए मैंने खास ये प्लान बनाया है। प्लान आपके लिए खास है। आप साफ शफाफ हो, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई चीज छुपाओगे नहीं। जो चीज मालूम है आपको, जो चीज आपकी नॉलेज में, आप उसके सामने रखोगे। ट्रांसपेरेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंट है, पेपर वर्क ट्रांसपेरेंट है, फाइल है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट शफाफ, क्लैरिटी, जो कुछ है सामने, अच्छा हो बुरा हो, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट मतलब कि सेम बातें करें। ये नहीं कि आज आके आप कुछ बोल रहे हो, एक हफ्ते के बाद आके कुछ और बोल रहे हो। मैं कंपनी फोन करता हूँ तो वो कंपनी वाले कुछ और कह रहे हैं, वहां से मार्केट से पता चलता है कोई और खबर है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि सब लोग एक ही बात करें, एक ही प्रेजेंटेशन हो, एक ही तरीके से बोले। अगर आज आपको बात कर रहे हो तो एक हफ्ते के बाद भी आप वही कह रहे हो। ओके, ऑब्वियसली अपडेट्स आती हैं, कोई नई चीजें आती हैं, वो तो आप अपडेट करो, पर बुनियादी चीजें जो है कंसिस्टेंसी, आपका जो पर्सनल और प्रोफेशनल जो पहले 2 पॉइंट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहें। हमेशा आप वैसे ही रहें, जब आप मिले तो हमेशा वैसे ही मिले, हमेशा वैसे आपने कपड़े पहने हो, आपका पंक्चुअलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, ऑल दीस थिंग्स बी कंसिस्टेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि मैंने जाके एक दिन बहुत जबरदस्त काम किया, एक हफ्ता बड़ा काम किया, फिर 2 महीने में कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सक्सेस वाले लोग नहीं आएगी ना। सक्सेस वाले लोग ऐसे नहीं करते, वो करते हैं कंसिस्टेंटली, रोज थोड़ा थोड़ा, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा, पर कंसिस्टेंटली। तो मेरा क्लाइंट भी मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। ये नहीं कि मैं उसको एक दफा फोन कर रहा हूँ, दिन में 10 दफा फोन कर रहा हूँ, फिर 1 महीने तक बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा उससे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके पास ऑटोमेशन है और इनोवेशन है, नई इजाजत, ये आपके पास या आपके प्रोजेक्ट में। ओके, आप नए टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, आपके पास ऐसी चीजें हैं, आपके पास खुद एज अ सेल्स पर्सन या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या जो डेवलपर है उसके पास कोई इनोवेटिव ऑटोमेशन है। आज की टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये तवक्को करके मार्केट में उसको देख रहा है, मार्केट में उसको पता है क्या हो रहा है। तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी आपसे डिस्कस करेगा, जो भी आपसे बात करेगा, वो कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि वो सीक्रेट है, वो आपका उसका एक राज है, आपको वो आपको अपना राजदार समझता है। कि अगर वो बोल रहा है कि यार मैं इतना पैसे और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि आप जाके सारे मोहल्ले में, सारे खानदान में, सारे दोस्तों में ढूंढो रपीटो हो जी चौधरी साहब ने 10 प्लॉट खरीद लिए। चौधरी साहब हो सकते नहीं चाहते हो लोगों को, अगर बताना हो चौधरी साहब जाके खुद बताएं। चौधरी साहब को जाके बोलना है उनके 10 प्लॉट खरीदे उन्होंने, उनको बोलने दीजिए। आपका काम है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी, उनका राज, उनकी बात आगे किसी को नहीं बताएं। वो आपका और उनका एक रिलेशनशिप है कॉन्फिडेंशियलिटी का। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है
कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं या दूसरे जो रियल एस्टेट वाले हैं और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह के जो आप डील कर रहे हो, जो आप उसको दिखा रहे हो, तो उससे वो कंपैरिजन क्या है? तो आपके पास जो चीज है और मार्केट में कोई और आपका कंपेटिटर है, आपका मुखालिफ है, वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो तवक्को कर रहा है कि आप उसको बताओ कि सर ये प्रोजेक्ट है, ये मैं हूँ, ये मैं काम करता हूँ और मेरे पास इस तरह से चीजें हैं। अगर आप दूसरों से कंपेयर कर लीजिए, दूसरों की क्या प्राइसेस है, दूसरों की क्या अवेलेबिलिटी है, दूसरे में क्या, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको कंपैरिजन भी दिखाएंगे दूसरे प्रोजेक्ट्स का, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरों से बेहतर आप होंगे। सारी चीजें जो 8 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इस सारी चीजों में वो आपको कंपेयर कर रहा होगा आप दूसरे लोगों के साथ, आपके मुखालिफों के साथ, आपके कंपेटिटर्स के साथ। हर तवक्कुआत को आपने एक्सीड करना है, यानी मैच तो नहीं करना, मैच से ज्यादा करना है। यानी कि अगर उसकी तवक्कुआत है कि आप ये करोगे, आप इससे ज्यादा करो, एक्सीड करो, उससे बेहतर करो। मैं कहता हूँ गो द एक्स्ट्रा माइल। अगर वो कहता है यार कि ये काम करो, आप उससे ज्यादा करो, वो कहता है यार कि ये चीज करो, आप उससे पहले कर दो, वो कहता है इस तारीख को करो, आप उससे पहले डिलीवर कर दो। तो गो द एक्स्ट्रा माइल। रिलेशनशिप जब बनती है, एक्स्ट्रा जब आप दोगे उसको, एक्स्ट्रा सर्विस दोगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दोगे, एक्स्ट्रा नॉलेज दोगे, वो बोलेगा यार ये तो बहुत ज्यादा काम करता है, मैं तो उससे तवक्को जो कर रहा था उससे ये ज्यादा मुझे दे रहा है। उसको वाव फैक्टर दिखाइए, उसको सरप्राइज कीजिए, उसको दिखाइए कि आप कितने जबरदस्त रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, क्या जबरदस्त प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, क्या जबरदस्त चीजें। वाव फैक्टर लेकर आइए अपने काम में, सरप्राइज कर दीजिए अपने क्लाइंट को। ये मेरा सेशन अभी खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। उम्मीद है कि आपने बहुत सारे नोट